नमस्कार। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हाजी अरफात शेख साहब मौजूद हैं। आप महाराष्ट्र से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। देवेंद्र सिंह फडणवीस की कैबिनेट में आप मंत्री रहे हैं। अरफात साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर, आप महाराष्ट्र से दिल्ली आए हैं, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है दिल्ली आने का? देखिए कल 2-3 सब्जेक्ट के ऊपर मैं देवेंद्र फडणवीस जी से बात की और महाराष्ट्र की जो अहम समस्या है उस समस्या को लेकर मैं दिल्ली आया हूँ। राज्य में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र में तो हमारी सरकार है। तो मैंने देवेंद्र जी से कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी जी से मिलना चाहता हूँ। उनसे वहाँ से बात हुई कि अल्पसंख्यक मंत्री महाराष्ट्र के जेल में हैं। तिवारी सरकार जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज का एक बिखरा हुआ मामला है, जब इन्होंने सरकार बनाए थे तो इस वक्त पे इनके वादे थे कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस तरीके का होगा जिसमें अल्पसंख्यक के मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, जैन समाज, सिख समाज, ये सारे समाजों को न्याय देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बेस पे कांग्रेस ने भी हाथ मिलाया कि आप अल्पसंख्यक समाज को संभालो, लेकिन कांग्रेस के भी जो नेता थे उनकी भी कहीं वहाँ चल नहीं पा रही है। ये सारी चीज़ देखते हुए हम आज मुख्तार अब्बास नकवी जी से मुलाकात करेंगे कि सबसे पहला हमारा उनसे सवाल हमारा रहेगा कि साहब कि महाराष्ट्र का एक मंत्री जो एक गलत इस काम में जेल जा चुका है, बम ब्लास्ट के आरोपी के साथ उसके संबंध नजर आया और उस बारे में वो अंदर गया, पर मौलाना आज़ाद कमेटी बंद है, हज कमेटी बंद है, माइनॉरिटी कमीशन बंद है और खुद मंत्री अंदर है। तो ये मुस्लिम समाज जाए कहाँ? रमज़ान सर पर है, 10th और 12th के एग्ज़ाम शुरू हुए, दर बदर लोग भटक रहे, लोन नहीं मिल रहा है, बिजनेस लोन नहीं मिल रहा है। अगर अभी उनको बिजनेस लोन अगर मिलता है तो कम से कम रमज़ान में 2 पैसे कमा सकता है, लेकिन ऐसे कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे। गरीबों के बहुत हाल हो रहे। तो हम मुख्तार अब्बास नकवी जी से डिमांड रखेंगे कि आपकी केंद्र की सरकार के जितने भी कमेटी जो शुरू है, उन कमेटी के मेंबरों को, चेयरमैनों को आप महाराष्ट्र में भेजें। जब तक ये ड्रामा चल रहा है, अल्पसंख्यक मंत्री नहीं आता है, कोई सरकार अल्पसंख्यक मंत्री देने के लिए तैयार नहीं। एक सक्षम अच्छा मंत्री जब तक नहीं आता है तब तक के केंद्र की तरफ से पूरी मदद मिलनी चाहिए। जो फंड्स हम लोग देश के फंड्स जो हर स्टेट को देते, तो वो सारे फंड्स तो मुख्तार अब्बास नकवी जी अलाउ कर सकते, डायरेक्ट दे सकते। और एक ऐसा पता बताइए, एक ऐसी जगह बताइए ताकि ये सारे जो लोग अल्पसंख्यक समाज के लोग वहाँ जाके अपनी तकरार करें और मुख्तार अब्बास नकवी महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी न्याय दे सके। अरफात साहब, आप मुसलमानों के मुद्दे को बहुत मुखर होकर उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं का परसेप्शन ये है कि वो मुसलमानों के मामले पे बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। नहीं, देखिए, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले मुसलमान हूँ, बाद में एक पार्टी का लीडर हूँ। अगर मैं मेरी कौम की आवाज़ बन करके नहीं आया तो कोई मतलब ही नहीं है इस पार्टी में रह के काम करने का। तो किसी पार्टी के लीडर ने कभी भी किसी को रोका नहीं कि अपनी कौम की बात नहीं रखो। आज मैं मेरी पार्टी में काम कर रहा हूँ, अगर मैं मेरे कौम की बात नहीं रख पाऊंगा तो मुझे इस पार्टी में काम करके मतलब कोई मतलब ही नहीं ना। किसी पार्टी, देवेंद्र जी ने कभी नहीं रोका, आशीष शेलार जी ने कभी नहीं रोका, चंद्रकांत दादा पाटिल ने कभी नहीं रोका। हमको जाना पड़ेगा। अभी कुछ लीडर है जो बात ही नहीं रख पाएंगे तो काम कैसा होगा? उन्होंने कभी भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने ये नहीं कहा कि तुम मुसलमानों के काम मत करो। जब मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हुआ उस वक्त पे मैंने क्लियर कट देवेंद्र जी से बात की थी कि हमको अल्पसंख्यक समाज के लोगों का काम किस तरीके से करना है। तो मैंने उस वक्त पे आयोग अपलियादारी ऐसी एक मुहिम शुरू की कि मंत्री के पास लोग नहीं आएंगे, मंत्री लोगों के दरवाजे में जाएगा। इस तरीके से मैं 36 जिले का दौरा निकाला, उसमें 25 जिले सक्सेसफुल, मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमने में सक्सेसफुल हुआ और उसके अंदर मैंने 32 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के मुख्तार अब्बास नकवी जी से ऐसे कई जगह के फंड्स, उर्दू भवन होने दो, मस्जिदों के, मदरसों के, उर्दू स्कूलों के काम करने में अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। जब तक मैं अगर जाऊंगा नहीं तो पता कैसा चलेगा मेरे कौम की समस्या क्या है। आज केंद्र में हमारी सरकार है,
बहुत सारे फंड्स हम दे सकते, बहुत सारे फ़ायदे पहुंचा सकते। देश भर के अंदर कई बार मुख्तार अब्बास नकवी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मस्जिदों, मदरसों की वॉल के, कंपाउंड की और लाइट्स, ये सारी चीज़ों की अगर कोई भी काम हो तो आप मुझे बताइए। तो अगर हमारी केंद्र सरकार से मैं मेरे समाज को, मेरे स्टेट के अंदर अगर कोई चीज़ ले जा सकता हूं तो बिल्कुल उसके अंदर कोई भी किसी ने भी मुझे रोका नहीं, ना उनको कोई आपत्ति होगी। अरफात साहब, आप फडणवीस की सरकार में राज्य मंत्री के पद पर रहे, आपने जैसा कि बताया बहुत सारे काम किए, लेकिन इस बीच एक ऐसा अल्पसंख्यक समाज का नेता उभर के सामने आता है अरफात साहब की शक्ल में, जो सबसे ज़्यादा खटिक समाज, आदिवासी समाज, कमज़ोर समाज, उनको भी साथ लेके चलता है, जबकि कहा जाता है कि मुसलमानों के अलावा आगे नहीं निकल पाते हैं। नहीं, कैसा है, देखिए, मैं एक कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिसको महाराष्ट्र में खाटिक समाज कहा जाता है। 30 लाख की संख्या के अंदर हमारे कुरैश बिरादरी उधर मुंबई में, महाराष्ट्र में रहते हैं। इसके पहले मेरे चाचा शाबिर शेख लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे, वो उसके प्रेसिडेंट थे। जब से मुझे समाज ने बनाया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे समाज के लोगों को बहुत सारे फ़ायदे पहुंचा, जैसे खाटिक समाज हो गया, मेतर समाज हो गया, मदारी समाज हो गया, ऐसे कई समाज, अंसारी समाज हो गया, जुलाहा हो गया। हर एक कोई ओबीसी में आता है, हर एक के अपने अपने व्यवसाय है। अब खाटिक समाज का व्यवसाय बकरा काटना, खानदानी धंधा है। जंगल से बकरा खरीदते, मंडी में बेचते, मंडी से खरीदार लेके आता, दुकानों में बेचते, अलग अलग तरीके से उसको व्यवसाय करते। लेकिन आज खाटिक समाज के ऊपर इतनी बुरी परिस्थिति आ गई है कि कुछ सालों से, कोरोना के कुछ पहले से, कि जो बकरे का चमड़ा 200 से 250 के करीब में बिकता था, आज वो चमड़ा 1 रुपये में कोई लेने के लिए तैयार नहीं। हमने अगर कभी गटर में फेंका तो कॉरपोरेशन फाइन मार रही है, हमने अगर कभी ज़मीन में दफनाया तो कलेक्टर के लोग फाइन मार रहे हैं। तो हम जाए कहाँ? ऐसी हालत हो गई। व्यवसाय चाइना ने पूरा पैक कर दिया है। ये रोजगार दिन पे दिन बड़े पैमाने के ऊपर बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। तो आज हमारा व्यवसाय, हमारा धंधा, हमारे यहाँ के लोग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बांग्लादेश की तरफ चली जाएगी तो हम हमारे स्टेट में करेंगे क्या, हमारे देश में करेंगे क्या? हमारी ये नहीं कि खाली हमारे महाराष्ट्र में होना चाहिए, देश में कहीं पे भी दो। हम नारायण राणे जी से मुलाकात करके हम कहेंगे कि यूपी होने दो, महाराष्ट्र होने दो, कहीं पे भी आप एक बड़ी फैक्ट्री लगाइए ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। और ये लेदर जो वेस्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है, यहाँ रोज़गार अगर मिला, यहाँ हुनर है हमारे लोगों में, कौम में, हमारे स्टेट के, हमारे देश के लोगों में हुनर है, तो वो हुनर का फ़ायदा उठाकर ये सारी चीज़ होंगी, जिससे मस्जिद और मदरसों का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि बकरी ईद के टाइम पे जो चमड़ा आता है वो मस्जिद मदरसों के काम में आता है। आज मस्जिद मदरसे वाले चमड़ा भी लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अगर नमक अगर लगा के रखते तो नमक का खर्चा डबल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें खाली मुस्लिम नहीं, इसमें हिंदू खाटिक भी बड़े पैमाने पे आते हैं, धनगर भी बहुत बड़े पैमाने पे आते हैं। इस व्यवसाय में उनका भी बड़ा फायदा होगा। इसके लिए उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल जाके नारायण राणे जी से भी मुलाकात करके ये सारी बातें कल रखने वाला हूँ। अरफात साहब, आपकी सरकार पे ये आरोप लगता है कि लेदर इंडस्ट्री जो कानपुर कभी हब हुआ करता था, अब धीरे धीरे लोग बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ बीजेपी सरकार ने एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जिसकी वजह से ये सब दशा और नौबत आई है। ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर हम गौर फिक्र करना चाहिए कि ये जो पहले माल जो बनता था, लेदर जो जाता था जापान की तरफ जाता था, बड़े पैमाने पे रशिया कंट्री में जाता था, अफ्रीकन कंट्री में जाता था। लेकिन उसके जब से चाइना जब आ गई तो इसमें 2-3 प्रकार है। बकरे का जो चमड़ा होता है उसमें छोटे पर्स बनते, पट्टे बनते, छोटी जो मोटी चीज़ें बकरे के चमड़े में बनती। और जो बड़े का, जो भैंस का चमड़ा होता है, उससे गाड़ी का डैशबोर्ड बनता है, जैकेट बनता है, बड़े बड़े कवर बनते हैं, लेदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो बड़ी साइज़ उसको मिलती है। अब कारण ये हो गया, ये दिन पे दिन जो ट्रेनरी जो होती थी वो बंद होते जा रही है, काम करने के लिए नहीं। और व्यवसाय जो सर्कल जो है, कोरोना के बाद हालात जिस तरीके से आए, अगर कोई फॉरेनर इधर लेने ही नहीं आएगा चमड़ा तो जाए कहाँ? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कमज़ोरी है। इसीलिए हम नारायण राणे जी को बताएंगे कि जो लोग दुनिया से अलग अलग कंट्री से आते थे, उस कंट्री के लोगों को हमको अप्रोच करना पड़ेगा कि हमारे हालात सब ठीक है, हम बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से अच्छा लेदर दे सकते, तो ये हमारा व्यवसाय बचेगा, हमारे लोग बचेंगे, ताकि हमारी कंट्री का नाम भी होगा, 2 पैसे कमा भी सकते, कंट्री को भी बड़ा फ़ायदा होगा, इन गरीब लोगों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और ये इंडस्ट्री जो यहाँ से बांग्लादेश की तरफ से शिफ्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। मेरा आखिरी सवाल, आपका एक पॉजिटिव बड़ा अप्रोच है जो हमको अभी समझ में आया आपसे बातचीत के बाद, कि आप सारे रेलवे स्टेशन जो जंक्शन है ख़ास तौर से, वहाँ पर एक ऐसी डिस्पेंसरी चाहते हैं कि अगर कोई मरीज़ किसी तरह की कोई दिक्कत आती है किसी आदमी को, तो उसको फर्स्ट एड वहाँ आसानी से मिल जाए।
नहीं, बिल्कुल। देखिए कैसे आज रेल मंत्री हमारे राव साहब दानवे जी है, मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा। मैंने उनको एक पत्र लिखा हूं कि मुंबई के कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे चेंबूर हो गया, तिलक नगर हो गया, कुर्ला हो गया, भाईकिला हो गया, अंधेरी हो गई, बांद्रा हो गया, ऐसे कई जगह पे रेलवे, जब ईस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों जगह पे जब रेलवे जब जाती है तो बीच में खंभे आते हैं, खासतौर पे मुमरा में, कि रोज दो कोई महिला या कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग गिरता ही गिरता है और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। हमने कहा कि अभी इतना फास्ट टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, ये पहले उस ज़माने में होता था कि जब बीच में खंबे आते थे, रास्ते नहीं थे, ठीक तरीके से बातें नहीं थी, लेकिन अब ऐसी सी टेक्नोलॉजी आ गई कि वायर जो है उसको ऊपर हवा में हैंग कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ बना सकते हैं ताकि वो वायर ऊपर चला जाए और खंबा कट हो जाएगा। अगर वो खंबा कट होता है तो हज़ारों लोग जो मर रहे हैं वो बच जाएंगे। तो मेरी सबसे पहले उनसे डिमांड रहेगी राव साहब दानवे जी से कि जितने खूनी खंबे, हमने उसका नाम दिया है, ये सारे कट किया जाए ताकि इतने सारे जो लोग मर रहे हैं वो बचे। कुछ 30% लोग मर जाते हैं, 20% लोग हैंडीकैप हो जाते हैं। आप बताओ, हैंडीकैप होने का तो अधमरा हो गया, कोई काम के लायक नहीं रहता है, उसकी ज़िंदगी भर रोते रहता है। हम रेलवे से टिकट लेते, जबकि रेलवे की जिम्मेदारी है कि हम जिस जगह, जब आप प्लेन में जब बैठते तो प्लेन की जिम्मेदारी होती है, जैसा बस में बैठते तो बस की जिम्मेदारी, तो वैसा रेलवे में बैठते तो रेलवे की भी जिम्मेदारी होती है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि सबसे पहला ये खंभे हटाओ। दूसरा, जहाँ जहाँ जंक्शन है, कुर्ला हो गया, ठाना हो गया, दादर हो गया, कल्याण हो गया, वीटी हो गया, हर जंक्शन के ऊपर एक हॉस्पिटल होना चाहिए। बाकायदा कोई बड़ी अच्छे हॉस्पिटल जैसा वकार्ड वगैरह, ऐसे बड़े बहुत सारे लोग, अब जब आप इसको डिक्लेरेशन करेंगे तो 100% बहुत सारी हॉस्पिटल्स आपके सामने आएंगे, वेंडर्स आएंगे। तो ऐसे लोगों को आप दो ताकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है या प्रेग्नेंट लेडी को कोई तकलीफ हो जाती है या बच्चे को कोई तकलीफ हो जाती है या किसी फैमिली को कोई कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो तुरंत और इधर उधर के हॉस्पिटल में, अगर तिलक नगर में होता है साइन लेके चले जाते, अब वो साइन जाने तक जो व्यक्ति होता है मर जाता है। तो अगर वो तिलक नगर से अगर कुर्ला के अंदर हॉस्पिटल होगा तो जंक्शन टू जंक्शन आसानी के साथ उस पेशेंट को हम पहुंचा सकते हैं। ये हमारी एक खास तौर पर डिमांड रहेगी। दूसरी हमारी एक डिमांड हमने मांगी, जो रेलवे स्टेशन के बाद टैक्सी और रिक्शा खड़ी रहती है, खास तौर पे हमने देखा जो हमारे पास तकरार आती है यूपी से, लखनऊ से, बाहर से जितनी भी आते हैं पैसेंजर, तो वहाँ लूटपाट होती है, उनको सही तरीके से शेयरिंग करके दिया नहीं जाता, जबकि वो रेलवे के प्रमाइसिस के अंदर जगह आती है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट कर रहे कि रेलवे के अंदर हमको शेयरिंग टैक्सी और शेयरिंग रिक्शा पूरे महाराष्ट्र के अंदर दिया जाए ताकि आसानी के साथ वो हम बात रख सके और पैसेंजर को भी प्रॉब्लम नहीं हो और जो जेन्युइन रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, उसको भी धंधा मिले। ये हमारी बात है। जो चौथी बात, हम नांदेड़ के लिए बढ़े। नांदेड़ के अंदर पूरी दुनिया से सिख समाज के लोग मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो लगने वाली गाड़ी है वो 2 नंबर पे जाके लगती है, जिसके वजह से बच्चे, बूढ़े, उनको ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है, जबकि वो लगना चाहिए 1 नंबर पे। 1 नंबर पे लगे तो डायरेक्ट गुरुद्वारे के लिए सीधे तरीके से जा सकते। लेकिन रेलवे की प्रशासन की कुछ ना कुछ अंदर मिली भगत की वजह से, वहाँ पे लोकल लोगों की मिली भगत की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और जो यात्री है, जो नांदेड़ जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, उन यात्रियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सीनियर सिटीजन को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पूरी दुनिया से गुरुद्वारा में आते। तो ये बात मैं राव साहब दानवे जी के पास कल रखूंगा। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह मुझे कामयाबी देगा। मेरा काम है कोशिश करना, अपनी बात रखना, अपने कौम की, अपने स्टेट की, अपने समाज की बात रखना बात हमारी। जैसा आपने कहा कि मुस्लिम लोगों के काम होते नहीं हैं, हम हिंदू और मुसलमान का नहीं है। जब तक हम हमारी बात नहीं रखेंगे तो कहीं कोई हल नहीं निकला। कहते हैं ना, बोलना, जो बोलता है उसके चने भी बादाम के भाव में बिकते हैं और जो नहीं बोलता उसके बादाम भी चने के भाव में नहीं बिकते। लेकिन हमको हमारी बात हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को मनवाने, बताने और समझाने आनी चाहिए ताकि उनको भी लगे कि नहीं, हम जो काम करने जा रहे हैं वो सही लोगों के हित में कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।